वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्काइंस का प्रिपरेशन पढ़ा था कि एल्काइंस को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है एंड फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम हैलाइड्स, इस तरह से हमने कुछ एल्काइंस की प्रिपरेशन पढ़ी थी। आज हम लोग कुछ फिजिकल और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन की डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन और एल्काइन की कॉमनली अगर हम स्टडी करें तो काफी सारी बातें हमें एल्केन से मिलती हुई नजर आती हैं। जैसे मैं सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर कोई भी सोल्यूबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज वाटर सिर्फ उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो। लाइक अगर आपको ये वाले पार्ट्स दिख रहे हैं कंपाउंड के अंदर, या ये वाला पार्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दिख रहा है, या ये वाला पार्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दिख रहा है, देन ओनली इट इज फिजिबल कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ हो पाए और वो सोल्यूबल हो। जबकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन किसी भी कंपाउंड को जो 11th क्लास के सिलेबस का पार्ट रहेंगे मैं ऑब्जर्व करूं तो वहां इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद नहीं होता, रिजल्टिंग वो वाटर के अंदर हमेशा इनसोल्यूबल बने रहते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट्स की या मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करूं या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करूं तो वो सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे मैं एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड मेंबर लेता हूं प्रोपीन, थर्ड मेंबर लेता हूं ब्यूटीन, नेक्स्ट लेता हूं पेंटीन। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से उसके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, उसकी स्टेट में भी कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं फर्स्ट 4 मेंबर्स गैस हैं, नेक्स्ट 4 to 5 मेंबर्स लिक्विड हैं एंड फर्दर हायर मेंबर सॉलिड्स होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर डिपेंडिंग है कि साइज, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिजल्टिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते जाएंगे। मैं यहां पे अगर एक 4 कार्बन का कंपाउंड देखूं, सपोज कीजिए एल्कीन देखता हूं 4 कार्बन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास ब्यूटेन है। इसकी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, एक इसकी सिस फॉर्म हो सकती है और एक इसकी ट्रांस फॉर्म हो सकती है। सी लाइक दिस, ये हमारे पास उसका सिस फॉर्म है CH3HH, और ये हमारे पास उसका ट्रांसफॉर्म है। अगर मुझे 3 कार्बन के एल्कीन से इसे कंपेयर करना है तो डेफिनेटली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, जस्ट बिकॉज 3 कार्बन वाले एल्कीन में साइज, सरफेस एरिया स्मॉलर है एज कंपेयर टू 4 कार्बन्स। ये हालांकि मैंने ब्यूटेन दिखा रखा है बट वहां पे मैं ब्यूटेन को समझा रहा हूं। सो अगर मैं ये 2 पर्टिकुलर कंपाउंड्स देखूं जो कि दोनों ब्यूटेन हैं और मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करना चाहूं तो दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। जो सिस फॉर्म होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ट्रांसफॉर्म का हायर होता है एज कंपेयर टू सिस। वाई इट इज सो, इसलिए ऐसा होता है तो बहुत सिंपल सी बात है। जो सिस फॉर्म है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। सी, ये डाइपोल और ये डाइपोल, सिमिलरली इधर ये डाइपोल और ये डाइपोल एक दूसरे का कैंसिलेशन नहीं कर रहे, जबकि यहां पे आप देखेंगे तो ये डाइपोल और ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये डाइपोल और ये डाइपोल ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से नेट डाइपोल यहां पे 0 हो जाता है। मतलब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके बीच में वीक लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके बीच में स्लाइट स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। रिजल्टिंग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल यहां ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लेसर होगा। सॉरी, बॉइलिंग, हाँ यस सही बोल रहा था, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लेसर होगा। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है
तो नेचर ऑफ फोर्स तो एक डिसाइडिंग फैक्टर डेफिनेटली होता ही है, तो उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा हो जाना चाहिए था। लेकिन सिमेट्रिक नेचर होने की वजह से, मॉलिक्यूल का इससे ज्यादा सिमेट्रिक होने की वजह से जो पैकिंग है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का लार्जर होता है एज कंपेयर टू सिस। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ट्रांस से, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन सिस फॉर्म, जबकि ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट हायर है सिस फॉर्म से, ड्यू टू सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांस पार्टिकल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में आपको ध्यान रखनी होंगी। एंड वन मोर थिंग, हम लोग अगर यहाँ पे एल्काइंस पे देखें तो कुछ ज्यादा स्पेशल बात नहीं रहती है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे हम लोग कि जैसे जैसे साइज सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, अगेन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग के 3-4 मेंबर गैस होंगे एंड नेक्स्ट 4-5 लिक्विड्स एंड फर्दर हायर सॉलिड्स। तो हम लोग फाइनली मूव करते हैं यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन रहेगा। 2 तरह की, रादर आई शुड से 3 तरह की प्रॉपर्टीज मैं एल्काइंस में ऑब्जर्व करता हूं। पहला कुछ रिएक्शंस रहेंगी एसिडिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करने वाली। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो एसिडिक कैरेक्टर को दिखाती हैं, और वो सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस में होती हैं। तो टर्मिनल एल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करने वाली रिएक्शंस पे हम लोग एक नजर डालेंगे। देन एल्कीन्स की तरह से ही एल्काइंस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देखेंगे एल्काइंस में, जस्ट लाइक एल्कीन जो हमने ऑब्जर्व किया था। एंड फाइनली कुछ एक्सेप्शनल, बहुत थोड़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी ऑब्जर्वेबल होती हैं एल्काइंस में, जो कि बहुत कम ऑब्जर्व की जाती हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे 1-2 रिएक्शंस पे बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं एसिडिक कैरेक्टर इन टर्मिनल एल्काइंस की रिएक्शंस को दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं एक टर्मिनल एल्काइन लेके आता हूं। ये मैंने वो एक टर्मिनल एल्काइन ले लिया, और अब मैं दिखाना चाहता हूं कि ये एसिडिक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ अच्छे बेस यहाँ पे डालने होंगे। जैसे मैं सोडियम डाल सकता हूं, मैं सोडामाइड डाल सकता हूं। सोडामाइड NaNH2 अमोनिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सुपर स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, तो मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूं। या मैं यहाँ पे एक और बहुत अच्छा बेस होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX, उसको भी मैं डाल सकता हूँ। ये हम लोगों ने एल्केन्स को पढ़ाते हुए बताया था आपको कि अगर एल्काइल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम डाल देते हैं तो RMGX बनता है। डिटेल आप लोग वहां पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ देता था Mg, और फिर ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होकर कार्बेनाइन बनता था। ये इस तरह का कुछ RMGX बनता है, जिसमें R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव है, और R नेगेटिव जो होता है वो बहुत अच्छा बेस होता है। ये सभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे वाली 2 रिएक्शंस पे तो बड़ा आसान दिख रहा है। R नेगेटिव आएगा और इसके H प्लस पे अटैक कर लेगा। रिकॉल कर लीजिए क्यों टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक थे, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे होते थे, और sp हाइब्रिडाइज्ड वन ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन्स की कैटेगरी, नाइट्रोजन से भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया था मैंने, तो वो यहां से R नेगेटिव इसके H को आउट कर देता है, रिजल्टिंग आपके पास RH यहां से एक साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। एल्केन है ये, कुछ स्पेशल नहीं है। अगर छोटा होगा तो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में यहाँ सिस्टम में पड़ा रहेगा। और यहाँ इस पर्टिकुलर एल्किनाइल पे, एल्काइनिल रादर, इस एल्काइनिल पे जहां आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं उसके साथ ये पॉजिटिव MgX चिपक जाएगा, रिजल्टिंग आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे भी देखें तो ये NH2 नेगेटिव इसके H प्लस पे अटैक कर लेगा, अमोनिया यहां पे आउट होगा, प्लस ये जो एल्काइनिल बनेगा उसके साथ ये सोडियम आयंस अटैच हो जाएंगे। या यहां पे हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं सोडियम कैसे बेस की तरह से एक्ट करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये H प्लस है वो ले लेगा और H
और फाइनली H2 गैस। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहां से आउट हो जाएगी। ये जो आपके पास एल्काइनिल बनेगा ये फिर Na+ के साथ सेम इसी तरह का एक प्रोडक्ट बना लेगा। तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस का रिलीज, सोडामाइड के साथ अमोनिया का रिलीज या ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ एल्केन्स का रिलीज, वो क्लियरली हमें सजेस्ट करता है कि जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं, जो कि नॉन टर्मिनल एल्काइंस का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं सपोज कीजिए ये एक एल्काइन ले लेता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, और इसका रिएक्शन करना चाहता हूं HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड। H पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है। तो H+ तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, अगर H+ पहले चला जाता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता, बट CN नेगेटिव यहाँ पे अप्रोच करता है। सी हियर, ये एल्काइल जब यहाँ पे कुछ इंडक्टिव लगा रहा होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये CN नेगेटिव यहां इस कार्बन पे अटैक कर जाता है जहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। हम नॉर्मली HCN के साथ एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड। तो ये CN जो है वो यहां इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करके सी लाइक दिस, ये CN ने इस कार्बन पे अटैक कर लिया। जैसे ये यहां शिफ्ट होने लगेंगे, कार्बन पे प्लस आने लगेगा, तो CN मौका पाते ही अपने न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से यहां इस कार्बन पे अटैक कर देगा और हमारे पास ये बनता है ये पर्टिकुलर स्पेसिस, जो बाद में इस H को ले लेगा और CH3CCN डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एक एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं एल्काइंस के अंदर। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं ठीक ऐसे ही। KCN जस्ट एक कैटलिस्ट था, H+ जब निकला तो CN वापस K के पास चला गया और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी। ये देखिए, ये हमारे पास एक एल्काइन है और मैं इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल को ऐड कराना चाहता हूं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो थोड़ा स्लोअर रिएक्शन रहेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, कैटलिस्ट यूज कर लिया, सोडियम मेथॉक्साइड। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे जब शिफ्ट होने लगेगा तो ये नेगेटिव भाग के इस कार्बन पे अटैक कर लेगा, रिजल्टिंग CHOCH3, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस CH पे जो नेगेटिव आया वो नेगेटिव इस अल्कोहल के H+ पे अटैक कर लेता है। तो एक बार मिथॉक्साइड इसका जाता है, बाद में वो मिथॉक्साइड यहां पे रीजनरेट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो जस्ट एक कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है। CH2 और ये आपका हो गया OCH3। तो इस तरह से ये आपके पास एडिशन रहता है। न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में भी एल्काइंस के ऊपर अटैक हो सकता है, जो कि एल्कीन्स में हम नहीं नोटिस करते थे। तो अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने आ जाती है और वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कि एल्काइंस में किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होंगे। मैकेनिज्म बिल्कुल वही रहता है जो एल्कीन्स में होता था, बस एक कदम और एक्स्ट्रा चलना होगा हमें। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एल्काइन ले लिया, अब मैं इस पे एडिशन करना चाहता हूं। तो दो रिएक्शंस मैं एक बार रिकॉल करूंगा यहाँ पे, एक ब्रोमिनेशन और दूसरा यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा HBr, और फिर देखना चाहूंगा किस तरह से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप याद करें, ब्रोमिनेशन के दौरान कोई कार्बोकेटाइन जनरेशन नहीं होता था, बट HBr के दौरान कार्बोकेटाइन जनरेशन होता था। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स HBr डलते ही शिफ्ट होंगे, ये कार्बन का नेगेटिव इसके H+ पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग CH पे प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे एक H अटैच हो जाएगा। फिर ये Br नेगेटिव इस पे अटैक करता और हमारे पास बनता CHBr डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्काइन का एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता। फिर दोबारा से HBr ऐड करते हैं हम। तो अब याद रख लो, मार्कोनिकोव एडिशन होना है, नेगेटिव पार्ट उस जगह जाना है जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं। तो एक H यहां पे चला गया, एक Br यहां आ गया, एक पहले से ही यहां लगा हुआ है, इस पे दिखा रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बन गया और H वहां चला गया जहां ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं। तो CH3 CHBr2, फाइनली हमारा
CH3 CHBr2, ये पर्टिकुलर Br2 सॉरी गलत जगह पे लिखा गया है। ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल। जब आगे से मैं इसमें HBr डाल रहा हूंगा तो ये CHBr2 CH3 ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा। यही दिखा रखा है, कुछ अलग नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि बस ये बताना चाह रहा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को जनरेट करता है। लेकिन इस रिएक्शन की तरफ जब मैं आगे बढ़ता हूं तो आप रिकॉल करें, मैं कुछ इस तरह का एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता दिखाता था। मैं ऐसा बोलता था कि Br पे स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हो जाएगा और फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड Br प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां से ये Br नेगेटिव आउट होगा और ये Br नेगेटिव फिर ट्रांस डायरेक्शन से अटैक करेगा। सिस से कभी अटैक नहीं कर सकता। भारी भरकम ग्रुप जो यहां लगा हुआ है वो यहां से उस कार्बन प्लस पे अटैक अलाउ नहीं कराएगा, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म से अटैक कराएगा। रिजल्ट यहां पे एक Br लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये दूसरा Br इधर लग जाएगा। यानी कि एक्चुअली मैं प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो मुझे यहां पे डेफिनेटली एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, कभी भी सिस प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। अब फिर दोबारा से एक बार ब्रोमीन ऐड करना चाहेंगे तो फिर दोबारा से एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहां पे बनेगा लाइक दिस, क्योंकि अभी एक स्टेप और बाकी है तो ये ब्रोमोनियम आयन बनेगा और फिर दोबारा से Br एक और ट्रांस अटैक करेगा। किसी भी कार्बन पे वो कर सकता है ट्रांस अटैक। तो फाइनली आपके पास बनेगा C सिंगल बॉन्ड C HH, यहां भी Br लग गया, यहां भी Br लग गया, यहां भी Br लग गया और यहां भी Br लग गया। तो इस तरह से आपके पास टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा। मींस ब्रोमीन ऐड होना था सिंपल सा, 2 ब्रोमीन यहां पे ऐड हो गए, 2 और यहां पे ऐड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हुआ और डबल फाइनली सिंगल में कन्वर्ट हुआ। आप चाहें तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीधा रट्टा भी काम दे सकता है कि यस मुझे जब भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है तो जस्ट 2 बॉडीज को डबल बॉन्ड पे लगा के सिंगल बना लेना है, या ट्रिपल पे डबल, डबल से फिर सिंगल बना लेना है जब आप ट्रिपल पे एडिशन करें। तो ये सिंपल सा HBr या Br2 एडिशन था। आप वही मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करते रहें। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप HBr डाल रहे हैं तो आप एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर याद रखना होगा कि सिर्फ HBr ही था जो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देता था, अदरवाइज तो हमारे पास मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही मिलते थे। नेक्स्ट एडिशन देखते हैं। ये हमने ले लिया फिर एक एल्काइन और अब की बार वाटर का एडिशन कर रहे हैं। आप नोटिस कर लीजिएगा ये सभी रिएक्शन एल्कीन में पड़ी हैं, तो मैकेनिज्म्स बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करते रहेंगे। तो बस एक बार अगर समझ में आ चुका है तो दोबारा बार बार उस मैकेनिज्म को देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतना ध्यान रख रहे हैं कि हाँ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जिसका भी एडिशन करना है तो वो कैसे अटैक करेगा। तो यहाँ एल्काइंस ले लिया मैंने। अगर मैं क्रैमिंग की फॉर्म में ध्यान रखूं कि वाटर ऐड करना था मुझे, तो मुझे कुछ नहीं देखना, सिमेट्रिकल एल्काइन है, एक जगह पे H भेज दूंगा, एक जगह पे OH भेज दूंगा और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई भी और रिएजेंट है, लाइक सपोज कीजिए Br2 था जस्ट पीछे वाला रिएक्शन, तो मैं एक जगह पे Br भेज दूंगा, दूसरी जगह पे भी Br भेज दूंगा और डबल बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा। रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करनी है, यहां भी वहां भी कर सकती है, लेकिन वहां करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? देखो ये जो प्रोडक्ट है ना वो इनोल है। क्या होता है इनोल? डबल बॉन्ड कार्बन से जब OH यानी कि ओल अल्कोहल लग जाए तो इसको बोलते हैं इनोल। और इनोल हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होती है मॉलिक्यूल की। ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज होता है नॉर्मली जब हम इसको देखते हैं। मैं ये तो नहीं बोलना चाहता कि इनोल सदा ही अनस्टेबल होते हैं, कभी कभार स्टेबल होते हैं, बट जनरली जो हम लोग देख रहे हैं जहां पे भी, तो वहां पे इनोल एक अनस्टेबल प्रोडक्ट आता है और वो बहुत ही जल्दी 1,3 माइग्रेशन कर लेता है। फर्स्ट एटम से हाइड्रोजन का थर्ड एटम पे माइग्रेशन हो जाता है। फर्स्ट पॉलीवेलेंट एटम से थर्ड पॉलीवेलेंट एटम पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाता है, 1,3 माइग्रेशन, और उससे ये बनता है कीटोफॉर्म। ये आपको पढ़ाया था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जिसमें इनोल अगर बन जाए तो जो हाईली अनस्टेबल इनोल फॉर्म है
वो बहुत ही जल्दी हाइड्रोजन को माइग्रेट करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से ये सीन रहता है। अगर मैं थोड़ा ओपन करके इसको दिखाऊं तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन का नेगेटिव इस H को ले लेगा। इस तरह से जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना है उसमें ये इनोल इमीडिएटली कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है इथेनॉल, जो मैंने यहां पे दिखा रखा है। मतलब एल्काइंस के अंदर वाटर का एडिशन इथेनॉल दे रहा है आपको। कोई और एल्काइन देखिए आप यहां पे, जैसे मैं 3 कार्बन का एल्काइन लेता हूं। ये हमने 3 कार्बन का एल्काइन ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H। अब मैं इसके अंदर वाटर का एडिशन कर रहा हूं H2SO4 की प्रेजेंस में। तो मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो एक बार देख लो, वैसे तो सीधा ध्यान रख लोगे तो भी चलेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट होंगे, H को ले लेंगे और CH3C डबल बॉन्ड CHH यहां इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये देखिए, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल। एडिशन बोल रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले जा रहा है, बट वाटर यहां पे एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वो इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा और CH3C, ये ध्यान से देखें आप, यहां O पे प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड CHH। अब O क्या करेगा, अपने एक H को छोड़ देगा स्टेबिलिटी लाने के लिए, O के ऑक्सीजन के प्लस को रिमूव करने के लिए, और ये आपका बन गया CH3COH डबल बॉन्ड CH2। आप चाहते तो सीधा रट्टा मार लेते कि जी वाटर का एडिशन होता है, मार्कोनिक एडिशन होता है, नेगेटिव पार्ट वाटर का यानी कि OH उस कार्बन पे जाएगा जहां कम हाइड्रोजन हैं, तो ये लीजिए यहां पे डाल दीजिए, और पॉजिटिव वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक भी नहीं था, रिजल्टिंग ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपकी सुविधा है, आप कैसे देखना चाहते हैं, मैकेनिज्म से देखेंगे तो और अच्छी बात है। और इसको नोटिस करें, ये आपका फिर वही इनोल बन गया है, डबल बॉन्ड कार्बन से OH अटैच्ड है। तो ये क्या करेगा, फिर कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कीटो में कन्वर्ट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बना रहे हैं, ये यहां पे शिफ्ट हो रहा है और कार्बन इसके H को ले रहा है। तो इस तरह से जब ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा तो ये आपका कीटोन में बदल जाएगा, ये आपका कीटोन में कन्वर्जन हो गया। तो फाइनली आपने देखा, इथीन जब मैंने लिया था तो इथेनॉल बन गया था, सॉरी इथाइन मैंने जब लिया था तो इथेनॉल बन गया था, और प्रोपाइन मैंने जब लिया तो प्रोपेनॉन बन गया। वहां एल्डिहाइड बना, यहां कीटोन बना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें एल्डिहाइड नहीं बना सकते, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं अगर हम इसमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकोव करा पाए, और वो करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ा नहीं है हमने, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। वो 12th में पढ़ाते हैं हम लोग कि वाटर का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वहां पे हम इस रिएक्शन को समझाते हैं, जहां फिर ये 1,3 माइग्रेशन जब करेगा तो 1,3 माइग्रेशन करने पे ये आपको एल्डिहाइड देता है। तो आप एल्डिहाइड भी बना सकते थे और कीटोन भी बना सकते थे, बट आप जस्ट सिंपल वाटर का एडिशन समझे कि वो वाटर का एडिशन जब भी हम एल्काइंस पे करेंगे तो वो हमें इनोल देगा, और इनोल फर्दर फाइनली कन्वर्ट होगा कीटो फॉर्म के अंदर। एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड अगर हम देखें, यहां पे हाइपोक्लोरस एसिड में OH पे नेगेटिव होता है, Cl पे पॉजिटिव होता है। वाटर का लो टेम्परेचर पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हमें HOCl देता है, HOCl प्लस HCl। ये हालांकि बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है, बहुत जल्दी HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है, बट लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन को परफॉर्म कराया जाएगा तो HOCl एक स्टेबल फॉर्म में आपको प्रोडक्ट वहां नजर आएगा। तो मैंने वही हाइपोक्लोरस एसिड इस एल्काइन के अंदर डाला है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, जस्ट ध्यान रखना है मुझे कि मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव वहां जाएगा जहां लेसर हाइड्रोजन्स होंगे। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्काइन है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह पे OH लगा दूंगा और दूसरी जगह पे Cl। अगर यही मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन होता और मैं इसके अंदर HOCl ऐड करता
तो अगेन आई हैव टू गो विद मार्कोनिकोव्स रूल. नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लेसर हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव वेयर हाइड्रोजन्स आर ग्रेटर. तो ये मेरे पास यहां OH और ये डबल बॉन्ड CHCl ये बन जाता है. अब अगर ध्यान दें आप तो ये भी तो इनोल ही है. डबल बॉन्ड कार्बन पे OH लगा हुआ है और ये कीटो में बदल जाएगा. 1 2 3 1 3 माइग्रेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का और C डबल बॉन्ड O. फिर ओपन कर देता हूं थोड़ा समझने के लिए आसानी रहे. C लाइक दिस. C डबल बॉन्ड O, एक H तो लगा ही हुआ है ये वाला, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया. यहां पे एक H आ जाएगा और ये Cl, ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा. दिस इज एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड. हालांकि बुक हमें क्या कह रही है, बुक पे अगर आप जाके देखेंगे तो वो इस तरह से जब एक OH लगा देते हैं तो फिर दोबारा से हाइपोक्लोरस एसिड को ऐड करते हैं और एक कॉन्सेप्ट फिर समझा रहे हैं कि OH कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा. बट मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है. आप सीधा यहां इनोल का टॉटोमेराइजेशन कर दें. अदरवाइज वो एक बार फिर जब इसको ऐड करते हैं तो OH लगा के कुछ इस तरह का सीन आपको वहां नजर आएगा. सी लाइक दिस. OH एंड Cl और फिर वो यहां से दो OH एक कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं. ये अभी पढ़ाया नहीं गया बट स्टिल वेरी सून आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि एक कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं दो OH ग्रुप और वो वाटर को रिलीज कर देते हैं. तो आप इनोल के डायरेक्शन पे मूव कीजिएगा और इनोल के डायरेक्शन पे मूव करके उसका कीटो बना दीजिएगा. इनोल अनस्टेबल होते हुए कीटो में कन्वर्ट होगा ही होगा. और सेम ये बात यहां पे होने वाली है. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा. हाइपोक्लोरस एसिड का एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है, इनोल बनता है और इनोल इमीडिएटली कीटो में कन्वर्ट हो जाता है. ये एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड था. कुछ और जनरल रिएक्शंस हम एल्काइंस की देखें तो हमारे सामने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस आता है. बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको. जैसे मैं कोई एक बड़ा सा एल्काइन ले लेता हूं, लाइक 4 कार्बन्स का but2ine ले लेता हूं. तो अब जब मैं ये but2ine लेता हूं तो ये but2ine हाइड्रोजन का एडिशन अगर मैं करूं, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल अगर मैं करूं तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 but2ine में बनेगा. रिएक्शन यहां रुकने नहीं वाली, फर्दर फाइनली वो ब्यूटेन में बदल जाएगा. ये रिएक्शन आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी एल्काइन से एल्केन बनाते वक्त. अगर आप रिएक्शन को यहां पे रोकना चाहते हैं, एल्काइन से एल्कीन बनाना चाहते हैं, तो आपको यहां कुछ पॉइजन्स डालने पड़ेंगे, कुछ कैटलिस्ट विद पॉइजन्स डालने पड़ेंगे जो रिएक्शन को यहां पे रोक दें. तो फिर याद कर लीजिए, पीछे बता चुका हूं, एक बिर्च रिडक्शन बताया था. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालिए आप. तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जब आप डालेंगे तो वो आपको एल्काइन का एल्कीन बना के देगा और ट्रांस प्रोडक्ट देगा. अगर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है तो ट्रांस प्रोडक्ट देगा. और एक आपको बताया था प्लेडियम बैरियम सल्फेट डालिए विद द पाउडर ऑफ सल्फर इन क्विनोलिन, तो वो भी आपको एल्कीन पे रिएक्शन को ला के रोक देता है और वो सिस प्रोडक्ट देता था. तो ये इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं जो थोड़ी यहां इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में रिकॉल की जा सकती हैं. नेक्स्ट और आई थिंक आखिरी पार्ट रहेगा हमारे पास यहां पे, वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस. कि एल्काइंस ऑक्सीडेशन कैसे करती हैं. तो कंबशन रिएक्शन तो रूटीन रहेगा. मान लो कोई भी आपने एल्काइन लिया हुआ है और आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको कंबस्ट करते हैं तो वो CO2 प्लस वाटर देता है. तो ये तो सदा होता था, एल्केन्स में भी हुआ, एल्कीन्स में भी हुआ और अब एल्काइंस में भी हो रहा है. बस फर्क ये होगा कि आपके एल्केन्स एल्कीन्स के कंपैरिजन में एल्काइंस में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, तो रिजल्टिंग वहां पे जो फ्लेम्स आपकी आने वाली हैं वो स्मोकी फ्लेम्स रहेंगी, धुएं वाली फ्लेम्स रहेंगी, जबकि एल्केन्स में ऐसा नहीं होता था. तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है. देन इसके अलावा अगर मैं कोल्ड KMnO4 यूज कर रहा हूं इस
पर्टिकुलर एल्काइंस के ऑक्सीडेशन के लिए, सपोज कीजिए मैंने ये एक एल्काइन ले लिया और मैं कोल्ड KMnO4 डालता हूं यहाँ पे, तो ये इस पर्टिकुलर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का कीटो फॉर्म कन्वर्ट कर देता है। हालांकि काफी हद तक रट्टा मारने वाली बातें हैं, बट याद रखना ही पड़ेगा अब इसको। हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4 अगर मैं यूज करता हूं तो एल्काइन का ये वाला हिस्सा CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्काइन का ये वाला हिस्सा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक मान लीजिए मेरे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है और मैंने हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 डाल दिया एसिडिक, तो इस हिस्से का क्या बनना है वो आपको याद होना चाहिए, CO2 प्लस वाटर, और इस हिस्से का क्या बनना है वो आपको याद होना चाहिए, एसिड CH3COOH। ये आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस का एक पर्टिकुलर पार्ट रहेगा। अगर हम ओजोनोलिसिस करना चाहें एल्काइंस के अंदर, हालांकि अभी क्वेश्चंस कराए नहीं है मैंने, बेंजीन को पढ़ाते हुए इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, बट अगर मुझे एल्काइंस का ओजोनोलिसिस करना हो, एक बार एल्कीन वाला रिकॉल करो, मैंने थोड़ा क्रैमिंग कराया था आपको, तो फिर बताता हूं इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ओजोनाइड बनता था इसका, जिसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपको दिख रहा है वो गायब हो जाता था, इस तरह का एक ओजोनाइड बनाया था। और फिर कहा था कि जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ गर्म कीजिए, कॉमन ऑक्सीजन आउट हो जाएगा और आपके पास बनेगा आपका वो एल्डिहाइड, लाइक दिस। तो ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाता था। अभी क्या है, अभी एल्काइंस ले रहा हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो जब ओजोनोलिसिस करता हूं तो दो बॉन्ड्स यहां भी गायब हो जाते हैं, बट एक बना रहता है। जैसे वहां दो गायब हुए थे तो बिना बॉन्ड के ही कार्बन कार्बन एग्जिस्ट कर रहा था, बट यहां ओजोनाइड एल्काइन का कुछ इस तरह का बनेगा। अब जिंक अपने कॉमन ऑक्सीजन को जब आउट करेगा यहां से, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये ओजोनोलिसिस होगी, ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, और इस तरह से यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपके पास इस तरह का ओजोनोलिसिस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखेगा। ओजोनोलिसिस एल्कीन्स में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बेंजीन के डेरिवेटिव्स पे ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट का पता करना वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिसको हम अगले पॉइंट पे पूरी तरह से समझेंगे कि किस तरह के ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस हम फेस करने वाले हैं और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पे फाइनल एक टाइप ऑफ द रिएक्शन मैं यहाँ बता रहा हूं, और वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, जो एल्कीन्स में भी हमने पढ़े और एल्काइंस में भी होते हैं। तो एक रिएक्शन को याद रखिएगा, ये मैंने प्रोपाइन ले लिया, एसिटिलीन ले लिया 3 मोल, Fe या कॉपर की ट्यूब में 870 केल्विन के आसपास जब मैं इसको गर्म करता हूं तो ये ट्राइमेरिक साइकिल विच इज नन अदर देन बेंजीन, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन कह सकता हूं मैं। 3 कंपाउंड्स जुड़ गए, अगर आप 4 लेंगे तो वो 8 कार्बन्स का रिंग बना लेता है, ठीक इसी तरह से। सो बहुत ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं करने, बट बेंजीन की प्रिपरेशन में ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से हम एसिटिलीन से बेंजीन बना सकते हैं, तो वो बताने के लिए जस्ट इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। रेस्ट थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा बहुत बातें नहीं है एल्काइंस की। एल्कीन का हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो अगर समझ में आ जाता है तो एल्काइंस की प्रॉपर्टी काफी हद तक वैसे ही प्रोसीड करती है जैसे एल्कीन्स में प्रोसीड करती थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे मूव करेंगे, बेंजीन को समझने की कोशिश करेंगे कि बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वो तो एक सिंपल सा क्रैमिंग भरा पार्ट है, 3-4 रिएक्शंस याद रखनी है, जिसमें एक मैंने आपको बता दिया अभी। बाकी उसकी केमिकल बिहेवियर कैसे है, कैसे रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, उसकी स्टेबिलिटी को लेके बहुत सारी बातें होंगी। वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।